चलिए साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्मल बिलिरुबिन वैल्यू होता है 0.2 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको जॉन्डिस कहा जाता है। आपने तो डायग्नोसिस बनाया कि इसको जॉन्डिस है, बट आपको कॉज नहीं पता है, तो कॉज को ढूंढने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। बेसिकली देखें तो जॉन्डिस पे जो एक तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है ना। और इसको मैं डिटेल में समझाना चाहूँ तो हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। बेसिकली ये देखिए, लीवर का हेपेटोसाइट सेल है। हम लोगों ने ये भी पिछले वाले लेक्चर में सीखा था कि आरबीसी का जो एक तरीके से हिमोलिसिस होता है नॉर्मली हमारे ब्लड में, है ना। एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी हमारे आरबीसी डेली टूटते हैं 120 दिन के बाद, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद डेली टूटती। लेकिन कभी कभी ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन आरबीसी एक तरीके से एक्सेसिव हिमोलिसिस होने लगता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ जाता है। बेसिकली जो बिलिरुबिन है वो आरबीसी के टूटने से ही बनता है। ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर चुके हैं हम लोग पिछले वाले लेक्चर में। तो ये लीवर का हेपेटोसाइट सेल है, और लीवर का ये हेपेटोसाइट सेल, है ना। अगर उसका हम डायग्राम बना के आपको डिटेल में समझाना चाहें तो लीवर का ये हेपेटोसाइट सेल है। और साथ ही साथ ये जो स्प्लीन है, ये स्प्लीन में ही मैक्रोफेजेस होते हैं। और ये मैक्रोफेज जो है, एक तरीके से ये मैक्रोफेज, है ना, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि मैक्रोफेज में ही आरबीसी टूट कर, और है ना, इसका डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, और उससे बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में सीखा था। तो ये बिलिरुबिन एक तरीके से इसका डिस्ट्रक्शन हो, सॉरी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के बाद में ये ब्लड वेसल्स में आ जाता है। ये आरबीसी के टूटने के बाद बिलिरुबिन बना, और ये बिलिरुबिन कहाँ आ गया, ब्लड में आ जाता है। ये बिलिरुबिन एक तरीके से ये क्या है, हमारे सेल के लिए ये सेल के लिए एक टॉक्सिक मटेरियल है। और इस टॉक्सिक मटेरियल के होने नाते ये लीवर का जो लीवर है, एक तरीके से एक प्रोटीन बना के भेज देता है। इस प्रोटीन का नाम है इस प्रोटीन का नाम है, लिख लीजिए आप, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन और प्लस बिलिरुबिन एक तरीके से, है ना, ये आपस में जब जुड़ जाते हैं तो ये दोबारा हमारे सेल में एंट्री इनकी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारा जो एक तरीके से किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। नॉर्मली हमारे नेफ्रॉन में, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, अफरंट आर्ट्रियोल, इफरंट आर्ट्रियोल, ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को बोलते हैं। इस ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं, इसमें नॉर्मली प्रोटीन क्षमता नहीं है। प्रोटीन नहीं क्षमता, तो आप खुद सोचिए कि इस बिलिरुबिन के साथ, या जो ये लीवर ने बना के भेज दिया है बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, तो जब ये आपस में जुड़ गया है तो क्या ही क्षण पाएगा, अब तो और नहीं क्षण पाएगा, तो मॉलिक्यूल्स बड़ा हो गया। तो इसलिए ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है, ये क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इसका नाम लिख लीजिए, अनकॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कभी भी यूरिन के रास्ते से बाहर नहीं आता है। आप इतना आप समझिए कि कभी भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन के रास्ते से, है ना, इसकी छनाई नहीं होती है। अंडरस्टैंड क्यों नहीं होती है, आपने यहाँ से समझा। तो देखिए, बेसिकली एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। एक बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन लीवर का हेपेटोसाइट सेल बना के भेज देता है, ताकि बिलिरुबिन दोबारा इस सेल में न जाने पाए। बहुत सारे हमारे सेल्स होते हैं, वो एक तरीके से इस बिलिरुबिन जो एक टॉक्सिक मटेरियल है, ये उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए ये लीवर का हेपेटोसाइट सेल एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। यानी कहता है कि अभी तो कॉन्जुगेट नहीं कर पाए हैं, बट आपको मैं एक सेफ्टी प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक प्रोटीन भेज रहा हूँ, जिससे आप जुड़ जाइए। तो आप दोबारा आप जब जुड़ जाएंगे तो एक तरीके से सेल से हम बचा सकते हैं। जो हमारे सेल्स लगे हुए हैं, हमारे बहुत सारे बॉडी में बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, तो उस सेल एक तरीके से ये, है ना, इस बिलिरुबिन के लिए, ये बिलिरुबिन एक तरीके से टॉक्सिक मटेरियल है, तो ये सेल एक तरीके से डर जाता है। तो ये सेल जब डर जाता है तो लीवर का हेपेटोसाइट सेल तुरंत बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन बना के भेज देता है,
ताकि इस सेल को डैमेज ना करने पाए ये बिलिरुबिन। इतना आपको समझ में आया। साथ ही साथ ये एक तरीके से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कभी भी यूरिन के रास्ते से बाहर नहीं निकलता है। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आया। बेसिकली हम लोग ये भी सीखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी में एक्सेसिव हेमोलिसिस होता है। न्यू बॉर्न बेबी के केस में आरबीसी का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो इन केस इस केस में क्या होता है कि एक्सेसिव हेमोलिसिस होने की वजह से, एक्सेसिव हेमोलिसिस होता है न्यूबॉर्न के बेबी के केस में। तो एक्सेसिव हेमोलिसिस होगा तो आप खुद सोचिए कि आरबीसी नॉर्मली टूट रहा था, है ना, बट अब एक्सेसिव हेमोलिसिस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिलिरुबिन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है भाई साहब कि आप खुद सोचिए कि पहले मान लो आरबीसी टूट कर आ रहे थे, तो हमने सिग्मा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि डेली मान लो 10 आरबीसी टूट रहे थे, इतना आप समझो। लेकिन अगर आप 50 आरबीसी टूट रहे हैं, एक नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 10 आरबीसी से बिलिरुबिन बना था मान लो 2, और 50 से बनेगा मान लो 10 बनेगा। तो जो ये 8 जो एक्स्ट्रा बिलिरुबिन आया, इस एक्स्ट्रा बिलिरुबिन को हमारा लीवर कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एक तरीके से नॉर्मल इसकी जो डिजाइनिंग की गई है, एक नॉर्मल फंक्शन को अंजाम देने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। एबनॉर्मल कोई भी चीज होता है तो उस एबनॉर्मल तरीके से भी होने लगेगा, ठीक है, इसलिए तो हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप खुद समझिए कि जो एक्सेसिव हेमोलिसिस हो रहा है, तो एक्सेसिव हेमोलिसिस होने की वजह से जो बिलिरुबिन का वैल्यू ब्लड में अचानक बढ़ा, उस बिलिरुबिन को हमारा लीवर हैंडल नहीं कर पाएगा, हमारे बच्चे का जो लीवर है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। बेसिकली अगर देखें तो दो रीजन होता है, एक तो एक्सेसिव हिमोलिसिस भी हो रहा है, साथ ही साथ बच्चे का जो लीवर में जो हिपेटोसाइट सेल है वो अभी इमेच्योर है, फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं। तो अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं तो वो उसको क्या करेगा, रीअपटेक नहीं कर पाता है। यानी लीवर का जो हेपेटोसाइट सेल है, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं लीवर के हेपेटोसाइट सेल में, वो एक तरीके से इमेच्योर है, वो इसको रीअपटेक नहीं कर पाता है इस बिलिरुबिन को। तो बिलिरुबिन को जब रीअपटेक नहीं कर पाएगा, जब तक ये बिलिरुबिन अंदर नहीं जाएगा, जब तक इसका कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो जब ये रिसेप्टर्स अभी इमेच्योर है, अभी फंक्शनल नहीं है इतना अच्छा, क्योंकि इमेच्योर है बेबी का जो लीवर, तो वो जब फंक्शनल नहीं है उतना अच्छा, तो यहाँ भी दिक्कत और साथ ही साथ एक्सेसिव हेमोलिसिस है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का वैल्यू बहुत ज्यादा बच्चे में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को ट्रीट करने के लिए बेसिकली एनआईसीयू में रखा जाता है बच्चे को, साथ ही साथ उसको फोटोथेरेपी भी दी जाती है। फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी में क्या होता है कि बच्चे के केस में फोटोथेरेपी दी जाती है, एक स्पेशल टाइप की लाइट होती है, और स्पेशल टाइप की लाइट, है ना, ये स्पेशल टाइप की लाइट जो होती है उस बच्चे पर डाला जाता है, एक डिस्टेंस बनाया, एक डिस्टेंस मतलब इस लाइट की और बच्चे की बेबी की जो है ना डिस्टेंस होता है अच्छा खासा, मतलब जो भी है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप की लाइट डाली जाती है, ताकि वो लाइट ब्लड में मौजूद जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, ये लाइट उसको क्या कर देती है, आइसोमर बनाकर, और ये शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देती है आइसोमर बना के। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया, क्लियर हो रहा है चीज। तो बेसिकली और साथ ही साथ फोटोथेरेपी के साथ साथ बेबी को टिन प्रोटोक्लोरफायरिन भी दिया जाता है। टिन प्रोटोक्लोरफायरिन क्या करता है, ये टिन प्रोटोक्लोरफायरिन हम लोगों ने सीखा था कि हीम से क्या बनता है, हीम से बिलिरुबिन बनता है। डायरेक्टली भी बता रहा हूँ कि देखिए हीम से क्या बनता है, यहाँ पे देख लीजिए। बेसिकली हीम से है ना बनेगा बिलिवर्डिन, ठीक है, बिलिवर्डिन, और ये बिलिवर्डिन से क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है। समझ रहे हो बात। तो हीम जब बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेज। तो हीम ऑक्सीजनेज क्या करता है, हीम ऑक्सीजन एंजाइम हीम को बिलिवर्डिन में करेगा और बिलिरुबिन का फॉर्मेशन करता रहेगा। लेकिन अब बिलिरुबिन का वैल्यू ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और फॉर्मेशन भी हो रहा है यहाँ से। तो अगर हम इसको इनहिबिट करा दें, ये जो मैकेनिज्म चल रहा है इसको अगर हम इनहिबिट करा दें, तो ये बिलिरुबिन का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। इतना आप समझो कि अगर हम इसको इनहिबिट करा दें तो थोड़ा वैल्यू कम हो जाएगा। तो उसको एक तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। टिन प्रोटोक्लोरफाइन क्या करता है, यहाँ पर आके काम करता है, एक तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। साथ ही साथ बच्चे का हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ब्लड उसका, तो उससे भी बच्चे में एक तरीके से बच्चे को बचाया जा सकता है।
साथ ही साथ अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन बच्चे के लिए बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन है, एक तरीके से उसमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। तो ये अच्छे से डेवलप जब नहीं होता है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि आप ये समझिए कि ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या करता है, ये बैरियर है जो सब कुछ ब्रेन को नहीं भेजता, सेलेक्टेड चीज़ों को भेजता है। लेकिन बच्चे में क्या होता है कि अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, तो जब अच्छे से डेवलप नहीं होता है तो ये अनकॉन्जुगेटेड जो बिलोरुबिन है वो ब्रेन में पहुंच जाता है। जो एक्स्ट्रा अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है वो ब्रेन में पहुंच जाता है और बच्चे की ब्रेन को डैमेज करने लगता है। उसको कहते हैं कर्निकटेरस। क्या बोलते हैं? कर्निकटेरस। समझ में आ रहा है चीज ना? कर्निकटेरस क्या है? ठीक, क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली हम लोगों ने इतना सीखा कि बच्चे के केस में कैसे कैसे बढ़ता है। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को एक तरीके से समझिए आप लोग। देखिए, बेसिकली देखिए तो ये जो एक बिलोरुबिन है, ये बिलोरुबिन अब कहाँ जाएगा? अब ये बिलोरुबिन हेपेटिक आर्टरी या पोर्टल वेन के थ्रू साइनोसॉइडल स्पेस में जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लीनिक वेन, ये सब मिलकर पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती हैं। साथ ही साथ ये पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी ये साइनोसॉइडल स्पेस में आके खुलती हैं। तो उसके थ्रू बिलोरुबिन भी आएगा, क्योंकि बिलोरुबिन अब ब्लड में आ गया। तो ये बिलोरुबिन जब साइनोसॉइडल स्पेस में पहुंचेगा तो इसको कॉन्जुगेट कराना होता है। लीवर का हेपेटोसाइट सेल क्या करेगा? तुरंत इसको कॉन्जुगेट कराएगा, तो इसको पकड़ेगा। समझ में आ? तो पकड़ लेगा इसको। तो ये जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं इसको क्या करेगा? इस बिलोरुबिन को पकड़ लेगा। और यहाँ पे मौजूद जो ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ना, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ना, इसको क्या करता है? ग्लूकोनिक एसिड प्लस बिलोरुबिन को जोड़ देता है। यानी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज जो होता है रिस्पॉन्सिबल, यानी क्या करता है? ये एक एंजाइम है जो एक तरीके से है ना, एक एंजाइम है जो ग्लूकोनिक एसिड प्लस बिलोरुबिन को जोड़ देगा। तो ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ग्लूकोनिक एसिड और बिलोरुबिन को जो जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन बन जाता है। कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है ना, इसका फुल फॉर्म लिखो, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, शॉर्टकट में जीटी लिखते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन बन गया है। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन फिर ये बाहर आने के लिए इधर भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे लीवर में एक तरीके से बाइलरी सिस्टम होता है, इंट्राहेपेटिक बाइलरी सिस्टम, एक्स्ट्राहेपेटिक बाइलरी सिस्टम। इसके थ्रू जो है ये बाइल एक तरीके से बाइल जूस का फॉर्मेशन जब हो रहा था, तो बाइल जूस का कंपोजिशन में मैंने बताया था आपको कि बाइल जूस के कंपोजिशन में बिलोरुबिन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना, और साथ ही साथ बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। लसाइथिन भी पाया जाता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब ये बाइल जूस के साथ बिलोरुबिन आता है। आप समझिएगा कि ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, एक गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट से जुड़ के कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। और ये कॉमन बाइल डक्ट है ना, पेनक्रियाज में मौजूद जो विल्सन डक्ट है, ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में मौजूद जो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं या इसको विल्सन डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल्सन डक्ट। तो ये विल्सन डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। ये कहाँ तक खुलेगा? ड्यूडेनम में आके खुलता है। समझ में आ रहा है चीज? ये है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में ये किसके द्वारा खुलता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा खुलता है। ठीक है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये तरीके से ये जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, अब ये कॉन्जुगेट हो गया। तो कॉन्जुगेट होने के बाद में इस रिसेप्टर के द्वारा, देखिए जो लीवर का हेपेटोसाइट सेल है, इसके दो फेस हैं। एक फेस तो साइनोसॉइडल स्पेस की तरफ है, यानी ये फेस साइनोसॉइडल स्पेस की तरफ है, और दूसरा फेस बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम की तरफ है, बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम की तरफ है। तो अब इधर भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, इधर भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो इस रिसेप्टर के तरफ जो कॉन्जुगेट हो गया, तो इसके थ्रू कहाँ आएगा? इस कैनालिकुलर सिस्टम में आएगा, बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम में आएगा, और इसके थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा? आंत में।
समझ रहे हो बात। और आंत से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच जाएगा। अब ये कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक तरीके से फर्दर इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ये बैक्टीरिया क्या कर देगा, है ना, इसको एक तरीके से फर्दर कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में, यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में, यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही साथ अब ये यूरोबिलिन कुछ परसेंटेज ऑफ यूरोबिलिनोजन ये ब्लड में दोबारा चला जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और ये एक तरीके से रीएब्जॉर्ब होकर, है ना, ये रीएब्जॉर्ब होकर और एक तरीके से किडनी को भेज दिया जाता है। यहाँ पे मौजूद जो नेफ्रॉन है तरीके से, है ना, और ये यूरिन आउटपुट, तो इस किडनी के द्वारा ये छन जाता है। यानी यूरोबिलिन जो बना, कुछ परसेंटेज ऑफ यूरोबिलिन तो रीअब्जॉर्ब हो गया, और कुछ यूरोबिलिन क्या होता है, एक तरीके से स्टूल के रास्ते से यानी स्टर्कोबिलिनोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी फर्दर यूरोबिलिनोजन का ऑक्सीडेशन होता है और स्टूल के रास्ते से स्टर्कोबिलिनोजन के फॉर्म में निकल जाता है, स्टर्कोबिलिनोजन। अब ये यूरोबिलिनोजन जो रीअब्जॉर्ब हुआ है ब्लड के रास्ते से कहाँ, नेफ्रॉन में पहुंचेगा, और नेफ्रॉन में इसकी छनाई हो जाती है। अब ये छनकर कहाँ चला गया, इधर आ गया, समझ रहे हो बात को। तो जब छनकर यहाँ आएगा तो आपको मौजूद रहेगा कि नहीं मौजूद रहेगा, यानी यानी यूरिन में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है, यूरिन में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट हो रहेगा। अब डायग्नोसिस आपको बनाना है, मान लो किसी को जॉन्डिस भी है और आपने केवल यूरिन उसका टेस्ट करा लिया, तो इस यूरिन में अगर यूरोबिलिनोजन एब्सेंट है, अगर इसकी यूरिन में यूरोबिलिनोजन एब्सेंट है तो इसका मतलब कि वो यूरोबिलिनोजन ब्लड में नहीं है, और अगर वो ब्लड में नहीं है तो इसका मतलब कि इस आंत में नहीं है, और अगर आंत में नहीं है तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे इस बाइलरी ग्लैंडुलर सिस्टम के द्वारा कहीं बाइलरी ग्लैंडुलर सिस्टम में के द्वारा ये आया नहीं, तो मतलब यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। कभी भी अगर यूरिन आप चेक कराते हो तो यूरिन में अगर यूरोबिलिनोजन नहीं है तो आप इतना समझिए कि इंट्राहेपेटिक या एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से बाइल का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बाइल तरीके से आंत में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से, है ना, इसको जॉन्डिस हुआ है। और इस केस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। इतना आपको समझ में आया, तो डायग्नोसिस आपने बना लिया, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम फिर से इसके बारे में डिस्कस करें तो ये तो मैंने आपको अभी एक डायग्नोसिस तो बना के बताया आपको कैसे बनाना है आपको, साथ ही साथ एक नॉर्मल कैसे इसका होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अभी मैं एबनॉर्मलिटी अभी कुछ बताएंगे, जैसे लाइक क्रिगनर निजात सिंड्रोम या गिलबर्ट सिंड्रोम, ड्यूबिन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, और एक तरीके से, है ना, एक्सेसिव हीमोलिसिस होने की वजह से, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली देखिए तो हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब आगे अगर बढ़ें तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा तो ठीक है, ये तो नॉर्मल मैंने आपको बताया, बट कभी कभी क्या होता है कि ये अगर अगर यहाँ पे एक्सेसिव हीमोलिसिस होने लगे, एक्सेसिव हेमोलिसिस होने लगे, यानी आरबीसी तेजी के साथ घूमने लगे, उस केस में क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। केस पहला हो गया, है ना। जाहिर सी बात है कि आरबीसी अगर टूटेगा तेजी के साथ तो वो बिलिरुबिन जो बढ़ रहा है एक्स्ट्रा, ये लीवर का हेपेटोसाइट सेल उसको हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, ये नॉर्मल फंक्शन के बेस पे डिजाइन है। अब ये एबनॉर्मल तरीके से अगर आरबीसी तेजी के साथ टूट रहा है तो एबनॉर्मल जो बिलिरुबिन बढ़कर आ रहा है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी ही नहीं है। जब इसकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर बढ़ा हुआ मिलेगा आपको अनकॉन्जुगेटेड। इतना आप समझ में आया, पहला केस। दूसरा केस क्या होता है कि अगर इस रिसेप्टर में अगर इस कोई दिक्कत हो या डिसफंक्शनल हो जाए रिसेप्टर, है ना, यानी रिसेप्टर ही नहीं काम कर रहा, यानी हेमोलिसिस नॉर्मली हो रही है, जितना डेली आरबीसी टूटना चाहिए उतना ही टूट रहा है, बट दिक्कत है इसके रिसेप्टर में, ये रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है।
तो उस केस में भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। तीसरा केस आता है ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, यानी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के तरीके से ये जीन के द्वारा डिसाइड होता है। इस जीन के द्वारा डिसाइड होता है, एक एंजाइम प्रोटीन है, तो ये जीन के द्वारा डिसाइड होता है। बट इन केस ऑफ एक तरीके से ये जो ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, अगर देखें तो दो तरीके से ये डिसफंक्शनल हो जाता है। मान लो एक जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, और एक होता है एक्वायर्ड। तो पहले हम लोग जेनेटिक्स सीख लें। जेनेटिक में क्या होगा कि अगर आप ये खुद समझिए कि अगर ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जितना चाहिए उतना अगर सफिशिएंट नहीं बन रहा है, क्योंकि ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ही क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट करा रहा है, यानी ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस बिलिरुबिन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कर रहा है। लेकिन ये ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, यानी इसको बनाने वाला जो जीन है वो डिफेक्टेड हो जाए, तो क्या ये जो डिफेक्टेड हो जाएगा तो सफिशिएंट ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यानी एक तरीके से बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। जब बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा जेनेटिक प्रॉब्लम में, जैसे लाइक गिलबर्ट सिंड्रोम। तो गिलबर्ट सिंड्रोम के केस में क्या होता है, गिलबर्ट सिंड्रोम लिख लीजिए, गिलबर्ट सिंड्रोम, और एक होता है क्रिगलर निजार सिंड्रोम, तो गिलबर्ट सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि जो जीन है एक तरीके से जो ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज बनाने वाला जो जीन है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो यानी बना तो लेता है बट सफिशिएंट नहीं बना पाता है। तो इस केस में ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की कमी होने के नाते अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन बहुत हल्का सा बढ़ा हुआ मिलता है। मैंने आपको बताया नहीं कि डिफेक्टेड तो है, लेकिन हल्का फुल्का डिफेक्टेड है, काम भर का बना लेता है, लेकिन अब इतना नहीं बना पाता जितना नॉर्मल सेल बना लेते हैं, तो थोड़ा सा डिफेक्टेड है। इसलिए मैंने तो इसको बोला गिलबर्ट सिंड्रोम, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है ना। अब ये गिलबर्ट सिंड्रोम के केस में अब आपको क्या करना है, कोई पेशेंट आपके सामने आया, ये एक तरीके से 2 से 7% पाया जाता है पॉपुलेशन में। अब तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया है, आपने उसको डायग्नोसिस किया, नॉर्मल हिमोलिसिस है, ये रिसेप्टर भी नॉर्मल काम कर रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, बट उसके केस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आपको मिलना है। तो इसका मतलब आपको दिमाग जाना चाहिए कि हो सकता है इसको जेनेटिकल प्रॉब्लम, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। आप क्या करोगे, आप अगर नहीं स्टडी किए इसके बारे में तो फर्दर डायग्नोसिस कराओगे, बार बार डायग्नोसिस कराओगे और कुछ नहीं पता चल रहा है, तो फिर क्या करना है इस केस में, आपको जब पढ़े रहोगे तो आप बता सकते हो पेशेंट को कि आप में हमेशा ये दिक्कतें रहेंगी, है ना, और ये माइल्ड है, ये माइल्ड जॉन्डिस है, इसके कोई खतरा नहीं है, बस ये है कि आपको एहतियात करना है। एहतियात क्या करना है, अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको आपको बंद करना होगा, है ना। बहुत ज़्यादा अगर आप फैटी मील लेते हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा, अपने डाइट पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो सारी चीज़ें लाइक मेडिसिन हो गई या बहुत सारे बैक्टीरिया या फंगल या वायरल इन्फेक्शन के होने की वजह से ये लीवर के जो हेपेटोसाइट सेल होते हैं इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो उस केस में आपको जॉन्डिस होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए कोई नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन में कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम सफिशिएंट बन रहा है, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हो, हाँ सिम्टम वाइज बहुत ज़्यादा आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा, बट आपको एहतियात करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अगर आप एहतियात कर लोगे तो आपको अच्छा खासा लाइफ जी सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो ये डिसफंक्शनल हो जाएगा लीवर का एपिथेलियल, तो ये ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की और कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका तुरंत फ्लक्चुएट कर जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको सिम्टम नजर आने लगेंगे। इतना आप समझ में आए। तो गिलबर्ट सिंड्रोम को पेशेंट को कैसे क्या बताओगे, आपको बचाव रखना है, साथ साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमेशा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, आपको फर्दर डायग्नोसिस कराने की जरूरत नहीं है। ये तो था गिलबर्ट सिंड्रोम। बट क्रिगलर निजार सिंड्रोम में क्या होता है, ये 2 तरह का होता है, एक तो होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। तो
तो टाइप 1 के केस में क्या होता है, ये सीवियर होता है। अगर हम बच्चे की बात करें, अगर बच्चे को क्रिगलन नजास सिंड्रोम है तो बच्चा जन्म लेते ही या अंदर इंट्रा यूट्राइन लाइफ यानी यूट्रस के अंदर ही मर जाएगा, या जैसे ही जन्म लेगा मर जाएगा। क्योंकि क्रिगलन नजास सिंड्रोम के केस में क्या होता है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो बन रहा है जिस जीन के द्वारा, वो बिल्कुल डिफेक्टेड होता है, अब्सेंट होता है, यानी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बनता ही नहीं है, तो बहुत सीवियर होता है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलता है, ये तरीके से बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता है। बट टाइप 2 में क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया ना कि ये क्या है, ये माइल्ड है ना, माइल्ड था गिलबर्ट सिंड्रोम, ये सीवियर है। टाइप 2 वाला क्या होता है, टाइप 2 वाला बीच का केस है, यानी टाइप 2 में क्या होता है कि ये मान के चलिए कि गिलबर्ट सिंड्रोम से ये थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि क्रिगलन नजास सिंड्रोम में टाइप 2 में क्या होता है कि ग्लूकोनाइल ट्रांसफर एंजाइम की कमी हो जाती है, और ये कमी होने की वजह से इसमें भी अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलता है। बट क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, इसको बचाया जा सकता है अगर मेडिसिन वगैरह चलाया जाए तो उसमें एक फेनोबार्बिटॉल नामक मेडिसिन चलाया जाता है, फेनोबार्बिटॉल। ये फेनोबार्बिटॉल क्या करता है तरीके से, ये ग्लूकोनाइल ट्रांसफर एंजाइम जो बना रहा है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है, जिससे ज़्यादा ग्लूकोनाइल ट्रांसफर एंजाइम बनने लगता है, तो उस केस में कॉन्जुगेट करा के पेशेंट को बचाया जा सकता है। समझ में आया चीज़। तो गिलबर्ट सिंड्रोम ये माइल्ड सिम्टम लेकर आता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, इसको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। क्रिगलन नजास सिंड्रोम टाइप 1 टाइप 2 होता है, टाइप 1 ज़्यादा सीवियर होता है, इसमें बचाया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें जीन बिल्कुल डिफेक्टिव है, यानी ग्लूकोनाइल ट्रांसफर एंजाइम बिल्कुल एब्सेंट होता है। और टाइप 2 वाले में होता है बट उतना नहीं होता जितना चाहिए, तो उसकी वजह से ये एक तरीके से ये भी इसमें अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से जितना ये सीवियर है उतना नहीं सीवियर केस होता है, इसको दवा देकर बचाया जा सकता है। आई बात समझ में। अब हम लोग आते हैं, ये तो था तीसरा केस, यानी तीसरे केस में देखा मैंने हम लोगों ने, पहला केस एक्सेसिव हेमोलिसिस, दूसरा केस इसमें डिफेक्टेड हो, तीसरा केस जीन में प्रॉब्लम है, चौथा केस आता है कि मान लो कॉन्जुगेट तो हो गया, लेकिन कॉन्जुगेट होने के बाद अब हम आप लोगों को बताएंगे जो चौथा केस है और पांचवा केस और छठवां केस, फोर्थ 5 एंड 6 तीनों केस में अगर कहीं डिफेक्टेड है तो ये कॉन्जुगेट हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में अगर डिफेक्टेड है कहीं, तो आपको अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों बढ़ा हुआ मिलेगा, आपको समझ में आ गया होगा। और चौथे और पांचवें छठवें केस में आपको क्या मिलेगा? कॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब आप ये समझिए कि सब कुछ नॉर्मल है, कॉन्जुगेशन के बराबर हो रहा है, लेकिन कॉन्जुगेट होने के बाद ये जो कॉन्जुगेट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो रिसेप्टर्स एक तरीके से डिसफंक्शनल है, उसको बाहर नहीं भेज पा रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन का वैल्यू बढ़ जाता है। और ये केस अगर देखा जाए तो ये केस होता है ड्यूबिन सिंड्रोम में। ड्यूबिन सिंड्रोम ये इसलिए आपको पढ़ाया जाता है ताकि ये भी आपको पता हो कि ये जेनेटिकल प्रॉब्लम के होने की वजह से भी माइल्ड सिम्टम आता है, माइल्ड जॉन्डिस हो सकता है, ऐसे पेशेंट को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ड्यूबिन सिंड्रोम में क्या होता है, ये कॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बाहर नहीं आ पाता, यानी बाइलेरी क्लैरिकल सिस्टम में नहीं आ पाता, तो उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन का वैल्यू बढ़ा हुआ मिलता है। ये माइल्ड होता है और इसको आप पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हो कि आपको ज़्यादा फर्दर डायग्नोसिस कराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बड़ा आपको कॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, आपको बस एहतियात करना, आपका लीवर किसी तरह से डैमेज ना होने पाए, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ना होने पाए, बाइल फ्लो में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ना होने पाए, और लीवर को आपको बचाव रखना है, ये आप समझाओगे। तो ड्यूबिन सिंड्रोम हो गया और रॉटर सिंड्रोम। तो ड्यूबिन सिंड्रोम और रॉटर सिंड्रोम, रॉटर समझ में आ रहा चाहिए। तो ड्यूबिन सिंड्रोम और रॉटर सिंड्रोम केस में कॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलता है, यानी लीवर का जो हेपेटोसाइट्स है, यानी जो ये फेस, जिस फेस पे बाइलेरी क्लैरिकल सिस्टम है, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, उस कॉन्जुगेट हीमोग्लोबिन को भेज नहीं पा रहा है, उसमें डिफेक्टेड है एक तरीके से। समझ आया? तो आपको मैंने बताया गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलन नजास सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलन नजास सिंड्रोम के केस में क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलता है।
और उसमें तुमसे पूछे कि कौन ज़्यादा सीरियस है, तो सीरियस केस कौन सा है, रेगुलर नजाज सिंड्रोम में टाइप 1। समझ में आया चीज। साथ ही साथ अगर देखें तो कांजुगेट होकर उसके बाद में ये रिसेप्टर भी फंक्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दिक्कत कहीं यहाँ पे हो, इंट्रा हेपेटिक एक तरीके से इंट्रा हेपेटिक बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, या एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये जो बाइल का फ्लो है ये बैक होने लगेगा, और बैक होकर कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, तो आपको बिलिरुबिन वैल्यू बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन इस केस में पांचवें और छठवें केस में क्या होगा, आपको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। मैंने आपको बताया नहीं कि अगर ये बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस केस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आपको मिलता है, साथ ही साथ यूरोबिलिनोजन यूरिन में एब्सेंट होगा। आप केवल यूरिन टेस्ट करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बाइल का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। आपको इस पे नहीं ध्यान देना, ना यहाँ पे ध्यान देना, डायरेक्ट आपका नजरिया यहाँ रहना चाहिए बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम पे। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। बेसिकली तो देखें तो जो बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम है, उस केस में क्या होता है कि स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, या इस बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम में कार्सिनोमा हो या सिस्ट हो। और एक केस होता है हम लोग पढ़ते हैं मिर्जी सिंड्रोम। मिर्जी सिंड्रोम क्या होता है, मिर्जी सिंड्रोम के केस में क्या होता है साथियों, ये मिर्जी सिंड्रोम में क्या होता है, यानी सिस्टिक डक्ट में जो स्टोन होता है, थोड़ा सा इसको क्लियर समझाऊं मैं। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। ये गॉलब्लैडर का सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो अगर सिस्टिक डक्ट में स्टोन हो, और उस स्टोन का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि बढ़कर ये एक तरीके से ऐसे हो जाता है, और ये बढ़कर क्या करता है, बढ़ने के बाद में स्टोन का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि ये क्या कर देता है, इस हेपेटिक यानी कॉमन हेपेटिक डक्ट को एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, यानी कॉमन हेपेटिक डक्ट को बंद कर देता है। यानी सिस्टिक डक्ट का स्टोन कॉमन हेपेटिक डक्ट को अगर बंद कर दे तो उसी को मिर्जी सिंड्रोम बोलते। क्या बोलते, मिर्जी सिंड्रोम। तो मिर्जी सिंड्रोम के केस में भी क्या होता है साथियों, मिर्जी सिंड्रोम के केस में भी है ना, बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। मिर्जी सिंड्रोम क्या है हम लोगों ने सीखा। बेसिकली अगर एक जॉन्डिस और बताएं बेबी में क्या होता है, बेबी में तो एक्सेसिव हेमोलिसिस होता है, साथ ही साथ ये भी इसका लीवर का जो हेपेटोसाइट सेल है वो फुल्ली मेच्योर नहीं होता। बट बेबी के केस में जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक एंजाइम पाया जाता है, और वो एंजाइम जब एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर लेता है तो वो आंत में जाता है वो एंजाइम बच्चे के, और बच्चे के आंत में जब वो एंजाइम जाएगा तो आपने बताया ना हमको, आपको मैंने बताया नहीं कि ये कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन आया है, इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बच्चे में जो बच्चे के मिल्क में जो एंजाइम पाया जा रहा है उसको वो तोड़ देता है, डीकॉन्जुगेट कर देता है। तो इसकी वजह से भी बच्चे में जॉन्डिस होती है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस बोला जाता है। समझ में आया। तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, लीवर में अगर सिरोसिस हो जाए, तो लीवर में अगर सिरोसिस है तो उस केस में क्या होता है कि इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखें, अगर हेपेटोसाइट सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी हेपेटाइटिस के केस में क्या होता है, हेपेटाइटिस। अच्छा, एक बात ये भी जान लो, हेपेटाइटिस जो होता है ये वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है। यानी इसको पहले देखो, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस क्या भाई साहब, इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट सेल, यानी जो हेपेटोसाइट सेल में जो इन्फ्लेमेशन हुआ या जो इन्फ्लेमेटरी जो सब्सटेंस है वो जो रिलीज होगा और लीवर के पैरेन्काइमा को डैमेज करने लगते हैं, है ना। तो हेपेटाइटिस दो तरह का होता है, एक तो होता है इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस में दो आएगा, एक तो होगा वायरल, दो क्या बहुत सारे आते हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है ना, फंगल है, ठीक है। और वायरल में कौन कौन सा है,
हेपेटाइटिस के जितने भी वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, या येलो फीवर वायरस, येलो फीवर वायरस, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो एक तरीके से लीवर के हेपेटोसाइट्स को डैमेज कर देते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम आइवेक्स या टॉक्सोप्लाज्मा कोंडी, टॉक्सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी, ठीक है, टॉक्सा ले लीजिए, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी क्या होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको बोला जाता है कि आपको कैट से दूर रहना है। अगर आपने कैट को पाल रखा है तो आपको दूर होना होगा, आपके बच्चे को खतरा हो सकता है, क्योंकि कैट में फीकल मैटर में या यूरिन में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी तरीके से ये एक प्रोटोजोआ है जो पाया जाता है, और ये टॉर्च इन्फेक्शन कर देता है बच्चे में कौन सा इन्फेक्शन कर देता है, टॉर्च इन्फेक्शन। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एहतियात करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी पालतू जो भी कैट्स वगैरह हैं उनको उसके पास नहीं जाना चाहिए, जिसमें उसमें क्या पाया जाता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी पाया जाता है। फंगल भी है ना। अब आप आते हैं नॉन इन्फेक्शियस में। तो नॉन इन्फेक्शियस में जैसे कुछ मान लीजिए कुछ टॉक्सिक मटेरियल लाइक, है ना, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो भरपूर मात्रा में ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होगा, है ना, लीवर में ही होता है। ऑटो इम्यून डिजीज के केस में भी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज के केस में लीवर अपने हेपेटोसाइट सेल को ही मारने लगता है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस है। समझ आ रहा चीज। तो ये हेपेटाइटिस के केस में हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ यहाँ पे कहीं दिक्कत हो, अच्छा हेपेटाइटिस के केस में दोनों चीज होता है, अगर लीवर का हेपेटोसाइट सेल इन्फ्लेम्ड हुआ है तो दिक्कत दोनों जगह होगी। कैसे, है ना, ये इन्फ्लेम्ड होगा, स्वेलिंग आएगी इसमें, तो स्वेलिंग आएगी तो क्या होगा, ये बायलिक एनालिकुलर सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, साथ ही साथ कॉन्जुगेशन होने में प्रॉब्लम होगी, यानी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो दोनों चीज बढ़ा हुआ मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन भी बढ़ा हुआ मिलेगा और कॉन्जुगेटेड बिलोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी हेपेटोसाइट सेल में कोई डैमेज हुआ कोई सेल, उसमें अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ा हुआ मिलेगा ड्यूरिंग हेपेटाइटिस। समझ में आया। अब मान लो कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टीबी के पेशेंट को रिफाम्पिसिन नामक मेडिसिन चलाया जाता है, रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन क्या करता है, रिफाम्पिसिन, ये रिफाम्पिसिन मेडिसिन क्या करता है, इस रिसेप्टर को क्या कर देता है, डिसफंक्शनल कर देता है, यानी इसके इंटरफेयर करता है, अच्छे से काम नहीं करने देता है इसको। तो जब रिफाम्पिसिन यहाँ पे आके बैठ जाता है, उसको फंक्शन अच्छे से करने नहीं देता है, तो टीबी के पेशेंट में जो रिफाम्पिसिन मेडिसिन चला जाती है उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन बढ़ावा मिलता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन बढ़ावा मिलता है, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन बढ़ावा मिलता है टीबी के पेशेंट में। साथ ही साथ अगर हम देखें एक्सेसिव हेमोलिसिस के टाइम क्या होता है, जब एक्सेसिव हेमोलिसिस होता है, यानी अगर हम एनेमिक पेशेंट की बात करें, यानी ऐसे लोग जो एनेमिक है, अब एनेमिक में क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी भी हो सकता है उसको, है ना, बहुत टाइप के एनीमिया होता है। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ कि एनीमिया में क्या होता है कि जैसे थैलासीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया होता है ना, थैलासीमिया, परनीशियस एनीमिया, या एक एंजाइम पाया जाता है आरबीसी के अंदर, अगर उसकी कमी हो जाए, जैसे G6PD डिफिशियंसी, G6PD डिफिशियंसी पायरूवेट काइनेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, आरबीसी टूटने लगता है, यानी इमेच्योर आरबीसी टूटने लगता है। समझ में आ रहा है चीज। तो एक्सेसिव हेमोलिसिस की वजह से भी, हेमेटोमा के केस में भी क्या होता है, आरबीसी टूटता है, जिस वजह से बिलोबिन का फॉर्मेशन होने लगता है। समझ में आ रहा है चीज। तो एक्सेसिव हेमोलिसिस या जैसे एनीमिक के पेशेंट यानी परनीशियस एनीमिया हो, या है उसको थैलेसीमिया हो, है ना, सिकल सेल एनीमिया हो, या उसके एक आरबीसी में एंजाइम पाया जाता है G6PD डिफिशियंसी, G6PD एंड पायरूवेट काइनेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, तो उस केस में भी अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन बढ़ा हुआ मिलता है। हमने बताया रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो बच्चे के केस में क्या हुआ, एक्सेसिव हेमोलिसिस होने लगता है बच्चों में, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है, साथ ही साथ उसका लीवर का जो सेल है हेपेटोसाइट सेल इमेच्योर होता है, और साथ ही साथ बच्चे में जो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उस ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क में
है ना, माँ के दूध में एक एंजाइम पाया जाता है, जो वो एंजाइम आंत में जाकर ये जो कॉन्जुगेटेड बिलोबिन आया है इसको एक तरीके से अनकॉन्जुगेट कर देता है ना, उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन बढ़ा हुआ मिलता है। समझ में आ रहा इतना चीज, आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ तो मैंने आपको बताया ड्यूबिन एक तरीके से गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में, क्रिगलन निजात सिंड्रोम के बारे में, ड्यूबिन सिंड्रोम के बारे में, रोटर सिंड्रोम के बारे में बताया, और एक सिंड्रोम और बताया यहाँ पर मिर्जी सिंड्रोम। ये मिर्जी सिंड्रोम यानी यहाँ का जो सिस्टीम डट का जो स्टोन है ना, यानी कोलोडोकोलिथियासिस को बोलते हैं। यानी अगर गाल ब्लैडर के डक्ट में स्टोन तो क्या बोलते हैं, कोलोडोकोलिथियासिस। यानी ये कोलोडोकोलिथियासिस केस में क्या होता है, स्टोन इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक तरीके से मुड़कर और कॉमन हेपेटाइटिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है, यानी ये वाला इतना बड़ा हो जाता है कि इसको ऑब्स्ट्रक्शन करने लगता है, तो इसको मिर्जी सिंड्रोम बोला जाता है। इस केस में भी ऐसा हो जाता है कि कॉन्जुगेटेड बिलोबिन बढ़ा हुआ मिलता है मिर्जी सिंड्रोम में, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, समझ आ रहा है चीज, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।